अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिज़िक्स, जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था, हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात सीखी थी कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ये चीज़ बता रहे थे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिस न्यूक्लियाई के लिए ज़्यादा होगी वो मोस्ट स्टेबल होंगे, जबकि जिन न्यूक्लियाई के लिए ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है तो वो अनस्टेबल बन जाते थे। अब लाइटर न्यूक्लियाई 30 से बिलो जिनका मैस नंबर था वो हमने देखा कि ज़्यादा सूटेबल थे न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए, जबकि वहीं ऐसे न्यूक्लियाई जिनका मैस नंबर 170 से अबव था, लार्जर था, वो न्यूक्लियाई फिशन प्रोसेस के लिए ज़्यादा सूटेबल थे। तो आज का हमारा टॉपिक उसी से मुताल्लिक है कि फिशन के दौरान फिशन प्रोसेस है क्या। ये थोड़ा सा बेटा हिंट सुन लें, चूँकि आपके सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है लेकिन लफ्ज़ आ चुका है तो सुन लें। बड़े लार्ज न्यूक्लियाई का टूट कर छोटे छोटे न्यूक्लियाई के अंदर तकसीम हो जाना, ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है बेटा फिशन प्रोसेस। आज का हमारा टॉपिक उसी से मुताल्लिक है, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी ऐसा नेचर में देखने में आया कि जो न्यूक्लियाई जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन शॉर्टर है और हैवी न्यूक्लियाई हैं जिनके एटॉमिक नंबर ज़्यादा हैं, तो ऐसे न्यूक्लियाई बेटा जिनका जी एटॉमिक नंबर ये लार्जर होता है 82 से 82 से, इनको नेचर के अंदर देखने में ये आया कि खुद ब खुद इनसे रेडिएशंस इमिट हो रही होती हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम 1896 के अंदर एक फिजिस्ट थे हेनरी बैकरल। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि यूरेनियम ये खुद ब खुद अपने अंदर से रेडिएशंस को खारिज करता है। असल में ये काम कर रहे थे, एक्सरेज को बम्बार्ड करा रहे थे यूरेनियम एलिमेंट के ऊपर। बम्बार्डमेंट के दौरान इन्होंने देखा कि जैसे ही एक्सरेज यूरेनियम के ऊपर फॉल करती हैं तो रेडिएशंस खारिज होती हैं। इन्होंने जब उस एक्सरे सोर्स को ऑफ किया तब भी ये देखा कि यूरेनियम सोर्स में से अब भी रेडिएशंस खारिज हो रही हैं। तो ये एक नई बात थी, तो इस पर ये काफ़ी सारे सोचो विचार में पड़ गए। इन्होंने कहा कोई नई चीज़ है तो सही, तो इन्होंने यूरेनियम सोर्स को एक फोटोग्राफ फिल्म के अंदर लपेट कर रख दिया। कुछ दिनों के बाद जब दोबारा से इन्होंने उस फोटोग्राफिक फिल्म को ओपन किया तो उसके ऊपर काफ़ी सारे इमेजेस दिखाई दिए जो ये जाहिर कर रहे थे कि यूरेनियम कुदरती तौर पर, नेचुरल तौर पर अपने अंदर से कोई रेडिएशंस खारिज कर रही है। तो पहली दफ़ा उस वक्त इन्होंने ये टर्म इस्तेमाल की थी रेडियो एक्टिविटी। रेडियो लफ्ज निकला है रेडिएशन से बेटा, रेडिएशंस, और एक्टिविटी का मतलब क्या है, ऑन हिज ऑन बिहाफ, अपने ही आप रेडिएशंस का किसी भी एक एलिमेंट में से खारिज होना, ये प्रोसेस कहलाता है बेटा रेडियो एक्टिविटी। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय हैवी एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। एक ऐसा मजहर जिसके अंदर हमा वक्त रेडिएशंस हैवी एलिमेंट्स में से खारिज हो रही हूँ, इस तरह के फिनोमेना को, इस तरह के प्रोसेस को बेटा क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। द एलिमेंट which shows this phenomena are called as radioactive elements। और वो एलिमेंट्स जो ये मजहर जाहिर कर रहे होते हैं उनको बेटा कहा जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। अब यूरेनियम इन्होंने देखी थी, फिर मैरी क्यूरी ने पहली दफा बेटा रेडियम ये एलिमेंट ढूंढ निकाला जो कि रेडियो एक्टिव था। और कितना रेडियो एक्टिव था, 106 गुना 106 टाइम्स लार्जर रेडियो एक्टिव था। ठीक है, मोर रेडियो एक्टिव था बेटा। किसकी निस्बत, यूरेनियम की निस्बत, किसकी निस्बत, यूरेनियम की निस्बत 106 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव है। इस एलिमेंट को इन्होंने ढूंढ निकाला। फिर खामन थे इनके पेरी, ठीक है बेटा, इन्होंने थोरियम एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ निकाला रेडियो एक्टिव है। कुछ और भी एलिमेंट्स जैसा कि पोलोनियम है, ठीक है बेटा, रेडियम हो गया, थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, और भी एलिमेंट्स हैं जो अपने अंदर से रेडिएशंस को खारिज करते हैं और कुदरती तौर पर नेचर के अंदर ये हमेशा रेडियो एक्टिव रहते हैं। अब यहाँ पर बेटा एक बात नोटिस कीजिएगा, जितना भी ये रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना है ये टोटली न्यूक्लियर इवेंट है।
क्या मतलब कि एक एलिमेंट जब भी अपने अंदर से रेडिएशंस खारिज करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता तब ये एटॉमिक इवेंट होता। इसीलिए आपसे कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये एमसीक्यूज पूछी जाती है कि एक जो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी है ये किस तरह का फिनोमेना है, एटॉमिक इवेंट है, न्यूक्लियर इवेंट है या कोई और इवेंट है। तो बेटा प्योर न्यूक्लियर इवेंट है, न्यूक्लियस लेवल के ऊपर हो रहा होता है, एटॉमिक लेवल के ऊपर कभी भी रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना सामने नहीं आता। तो ये बात आपने यहाँ से नोट करनी है। अब इस चीज के ऊपर कि कोई एलिमेंट जो नेचर के अंदर रेडियो एक्टिव रहते हैं, इन 3 पर्सन्स को 1903 के अंदर 1903 के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया बेटा। ठीक है बेटा, नोबेल प्राइज से नवाजा गया था इन तीनों को। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी देखने में आए कि जो कुदरती तौर पर तो रेडियो एक्टिव नहीं होते लेकिन इनको रेडियो एक्टिव बनाया जाता है। वो कैसे बनाया जाता है कि हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स उनके ऊपर फॉल कराए जाते हैं, फिर इनके जो न्यूक्लियाई के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स हैं ये अपनी ग्राउंड स्टेट को लीव करते हैं और एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाते हैं। यूं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाते हैं और इस तरह के एलिमेंट्स को बेटा क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, द कन्वर्जन ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स इनटू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बाय बम्बार्डमेंट ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। एक ऐसा मजहर जिसके अंदर छोटे न्यूक्लियाई के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड कराने के बाद उनको हैवी एलिमेंट्स के अंदर तब्दील किया जाता है। अब ये हैवी एलिमेंट्स क्या होंगे, ये रेडियो एक्टिव होंगे। अपनी उस स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए ये क्या करेंगे, अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट करेंगे, कुछ पार्टिकल्स की सूरत के अंदर अपने अंदर से रेडिएशंस इमिट करते हुए दिखाई देंगे। इस फिनोमेना को बेटा क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। ये हम लेबॉर्ट्री लेवल के ऊपर करते हैं अपने कुछ मकासद को पूरा करने के लिए, आर्टिफिशियली तौर पर किसी भी एक एलिमेंट को रेडियो एक्टिव बना लेना। जबकि जो नेचर के अंदर पाए जाते हैं वो ये 5-7 हमारे पास ऐसे एलिमेंट हैं जो नेचर के अंदर ही इतने हैवी इनके एटॉमिक नंबर होते हैं, तो इसीलिए ये खुद ब खुद अपनी स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए अपने अंदर से पार्टिकल्स की सूरत के अंदर रेडिएशन इमिट करते रहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर एक बात को नोट कीजिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि किसी भी एलिमेंट का रेडियो एक्टिव होना, कभी भी ये एक्सटर्नल प्रेशर कितना कुछ है, मटेरियल का टेम्परेचर क्या है, इनके ऊपर कभी डिपेंड नहीं करता। हमेशा रेडियो एक्टिविटी डिपेंड करती है कि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर 82 से जैसे ही बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो एलिमेंट्स खुद ब खुद नेचुरली तौर पर रेडियो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। ये कभी भी एक्सटर्नल प्रेशर, टेम्परेचर और मटेरियल की कैफियत क्या है इसके ऊपर कभी डिपेंड नहीं करता। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इन 3 पर्सन्स ने बेटा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से रेडिएशंस खारिज होती थी उनको फिर इन्होंने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से पास कराया और इनकी प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया। वो प्रॉपर्टीज क्या थी, इन्होंने बेटा एक रेडियो एक्टिव सोर्स के ऊपर जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई की, एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर बेटा प्लेट्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। प्लेट्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद एक फील्ड सेटअप हो गई और फिर इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से जो रेडिएशंस खारिज हो रही थी उनको इनमें से पास कराया। तो इन्होंने देखा कि काफ़ी सारे पार्टिकल्स जो रेडियो एक्टिविटी की वजह से निकल रहे थे वो पार्टिकल्स मुख्तलिफ तरह के रास्ते अडॉप्ट करते हैं, पाथ अडॉप्ट करते हैं। इन्होंने देखा कि एक ऐसा पार्टिकल भी है जो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाता है और इस पार्टिकल को इन्होंने नाम दिया था अल्फा पार्टिकल। ठीक है बेटा, अल्फा पार्टिकल। और ये अल्फा पार्टिकल्स बेंड हो जाते थे टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। ये बात ध्यान में रखनी है बेटा। अल्फा पार्टिकल्स हीलियम न्यूक्लियाई हैं, हीलियम न्यूक्लियाई। डबली पॉजिटिव आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियाई का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, डबली आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है बेटा, उसकी वजह कि हीलियम अगर न्यूक्लियाई हैं तो He42, यहाँ पर गौर करें
दो प्रोटॉन्स इसके अंदर मौजूद होंगे और दो न्यूट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद होंगे। प्रोटॉन्स चार्ज को जाहिर करते हैं तो यहाँ पर +2 चार्ज इनके ऊपर होता है, तो डबली आयोनाइज्ड का लफ्ज भी इसलिए इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर इन्होंने दूसरे पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया, एक दूसरा पार्टिकल जो कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाता था, तो इस पार्टिकल को इन्होंने नाम दिया था बेटा बीटा पार्टिकल का। थर्ड पार्टिकल इन्होंने जो ऑब्जर्व किए वो थे बेटा गामा पार्टिकल्स। तीसरे पार्टिकल्स कौन से थे बेटा? गामा पार्टिकल्स। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहे थे, स्ट्रेट पाथ के अंदर गुजर जाते थे, जिस पाथ से आ रहे होते थे उसी ही पाथ को अडॉप्ट करते हुए आगे चले जाते थे। ये बिल्कुल किसी भी ना तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ना ही नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रहे थे। ठीक है बेटा, तो ये इन्होंने ऑब्जर्वेशंस यहां से ली। बीटा पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे और इनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पीछे हम अपने चैप्टर नंबर 19 के अंदर कर चुके हैं कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिजाइड करते हैं, और इसका हमने आंसर दिया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। वो भी करना चाहें आपकी मर्जी। उस शॉर्ट क्वेश्चन को समझाते हुए एक और भी मैंने रीज़न आपको बताई थी जो इसी न्यूक्लियर लेवल के पर आपको बताई जाती है कि जब कभी भी एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो उस वक्त बेटा नेगेटिव बीटा डीके होता है। ठीक है बेटा, नेगेटिव बीटा डीके मतलब कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इमिट होंगे और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी खारिज होती है जिसे क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन कहा जाता है हायर लेवल के अंदर। तो आपने इतना ध्यान में रखना है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं होते। ठीक है बेटा, ये एटम के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन बीटा डीके के दौरान इलेक्ट्रॉन्स का सामने आ जाना, ये वजह क्या थी? ओरिजिनली तौर पर न्यूट्रॉन टूट कर जब प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट होता है तो उस वक्त एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल खारिज हो जाता है जिसे बेटा क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। और गैमा पार्टिकल्स बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये गैमा पार्टिकल्स EM वेव्स और हाई एनर्जेटिक फोटॉन्स होते हैं बेटा, फोटॉन्स इनको कहा जाता है। इतनी एनर्जी होती है कि ये कई सेंटीमीटर स्टील की चादर में से भी गुजर जाते हैं। ठीक है, इतनी एनर्जी इनके पास मौजूद होती है बेटा। अब यहाँ पर एक बात को नोटिस कीजिएगा, ये जितने भी पार्टिकल रेडियो एक्टिविटी के दौरान देखे गए अल्फा बीटा और गैमा, ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट कैसे होते हैं? तो जो चार्ज पार्टिकल हैं ये तो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि अल्फा पार्टिकल +2 चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जबकि वही गामा पार्टिकल्स इनके पास किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता, फोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो फोटॉन्स मैं पीछे भी आपको पढ़ा चुका हूँ, इनके पास किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता, चार्जलेस पार्टिकल होते हैं, मैस भी नहीं होता, मैसलेस पार्टिकल्स होते हैं। तो इसीलिए इनके ऊपर किसी किस्म की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होता। ये बात आपने नोटिस में रखनी है क्योंकि MCQs के तौर पर आपसे पूछ चुका है। तो इनकी प्रॉपर्टीज जो अक्सर आपसे पूछ चुका है मुख्तलिफ तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसके लिए मैंने एक चार्ट सा बनाया हुआ है। आपके सिलेबस के अंदर उसने जस्ट वर्डिंग लिखी हुई है, आपको समझ नहीं आएगा तो बेटा आपने अपनी बुक के ऊपर ये चार्ट सारे का सारा स्केच आउट कर लेना है, यहाँ से उतार लेना है वीडियो को पास करने के बाद। तो 1 by 1 हम तमाम तर पार्टिकल्स के लिए इसको डिस्कस करेंगे। बेटा फीचर्स, इनकी खसूसियात हैं क्या? पहले अल्फा पार्टिकल्स के लिए हम देखेंगे, फिर बीटा पार्टिकल्स के लिए और फिर गामा पार्टिकल्स के लिए। तो एक एक करके हम इनके फीचर्स, इनकी खसूसियात को देखते चले जाएंगे। शनाख्त इनकी कैसे होगी बेटा? अल्फा पार्टिकल्स हमेशा हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है बेटा, डबली आयनाइज्ड होते हैं, अभी हमने देखा, उसकी वजह यह है इनके पर +2 चार्ज होता है, डबली आयनाइज्ड होते हैं। ठीक है बेटा, ये 2 पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं, हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, डबली आयनाइज्ड होते हैं। बीटा पार्टिकल्स हमेशा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इनको कहा जाता है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? -β0। ठीक है बेटा, एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल, ठीक है, या B नेगेटिव भी इसको लिखा जाता है। गामा पार्टिकल्स फोटॉन्स होते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है बेटा, फोटॉन्स होते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा चार्ज की। अगर अल्फा पार्टिकल्स को देखें तो +2e चार्ज इनके पर होता है। ठीक है, और वहीं बीटा पार्टिकल्स चूंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं तो -E इनके पर चार्ज होता है।
गामा पार्टिकल्स के ऊपर फोटॉन्स का किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज पार्टिकल होते हैं ये। इसी तरह से मैस की अगर बात की जाए तो यहां पर गौर कीजिएगा, मैस नंबर हीलियम न्यूक्लियाई का 4 है, तो यहां से 4 प्रोटॉन के मैसेज के बराबर एक हीलियम न्यूक्लियाई का या फिर एक अल्फा पार्टिकल का मैस बनता है। मैस ऑफ द प्रोटॉन, फिर उसे आकर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अल्फा पार्टिकल का मैस मिल जाएगा बेटा। इसी तरह से बीटा पार्टिकल का मैस हमेशा मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, जबकि गामा पार्टिकल्स फोटॉन्स हैं, मैसलेस होते हैं, इनके पास किसी किस्म का मैस नहीं होता। और चौथी प्रॉपर्टी बेटा पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर के किसी चीज में से गुजर जाने की सलाहियत, पेनिट्रेट कर जाना, उसमें से घुस जाना, गुजर जाना, अल्फा पार्टिकल्स की लो होती है। उसकी वजह यह है कि इनके पास एनर्जी बहुत कम होती है अल्फा पार्टिकल्स, और इवन के फ्यू मिलीमीटर्स तक होती है, फ्यू मिलीमीटर्स तक इनकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है। अल्फा पार्टिकल्स इतनी कम एनर्जी रखते हैं कि आप इनके सामने किसी एक हल्का सा पेज भी जो है ना, आम सा पेज, अगर वो प्लेस आउट कर देंगे तो ये स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। जबकि बीटा पार्टिकल्स की पेनिट्रेटिंग पावर मीडियम होती है। मीडियम से मुराद क्या है कि अल्फा पार्टिकल से ज्यादा होती है लेकिन गामा के मुकाबले में कम होती है, तो मीडियम पेनिट्रेटिंग पावर रखते हैं, एनर्जी इनके पास ज्यादा होती है अल्फा पार्टिकल्स की निस्बत, जबकि गामा पार्टिकल्स की हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है। बीटा पार्टिकल्स हमेशा याद रखिएगा बेटा, अ फ्यू सेंटीमीटर इन आयरन शीट, एक लोहे की शीट के अंदर फ्यू सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं बीटा पार्टिकल्स, जबकि वही गामा पार्टिकल्स के लिए देखिएगा मैंने सेंटीमीटर्स थ्रू स्टील शीट, इवन के इनके सामने अगर स्टील शीट जिसकी कई सेंटीमीटर विड्थ हो, इनमें से पेनिट्रेट कर जाते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ एक मटेरियल है जो स्टॉप कर सकता है, वो कौन सा मटेरियल है बेटा? लेड है। लेड बेसिकली तौर पर इस्तेमाल किया जाता है टू स्टॉप आउट द गामा पार्टिकल्स। जहां भी इनको इस्तेमाल किया जा रहा होगा लेड शीट इस्तेमाल की जाएगी। लेड की शीट अगर 100 सेंटीमीटर की हो तो ये इसमें से पास नहीं कर सकते, तो 100 सेंटीमीटर की शीट में से कुछ हद तक ये गुजरते हैं फिर स्टॉप हो जाते हैं। फिफ्थ वन इनकी प्रॉपर्टी है स्पीड की। अगर स्पीड देखी जाए तो अल्फा पार्टिकल्स की 10⁻⁷ मीटर फी सेकंड होती है, जबकि वही बीटा पार्टिकल्स के लिए 1% से लेकर 1% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यहां से लेकर 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट तक की इनकी स्पीड पाई जाती है। कुछ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके बाद गामा पार्टिकल्स को देखें, फोटॉन्स हैं, और फोटॉन्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं, ठीक है। इतनी हाई स्पीड होगी इनकी कि ये स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर जाती है। फिर आयनाइजिंग पावर अगर इन पार्टिकल्स की ऑब्जर्व की जाए तो आयनाइजिंग पावर अल्फा पार्टिकल्स की सबसे ज्यादा है। ये जिस भी मटेरियल के अंदर जाएंगे तो उनके एटम के साथ कोलाइड करने के बाद 1-2 कोलाइजन्स के दौरान ही ये अपनी सारी की सारी एनर्जी उसको प्रोवाइड कर देते हैं और उनको आयंस के अंदर तब्दील कर देते हैं। जबकि वही बीटा पार्टिकल्स को अगर ऑब्जर्व करें तो इनकी आयनाइजिंग पावर मीडियम है, मतलब अल्फा पार्टिकल से कम है लेकिन गामा के मुकाबले में ज्यादा आयनाइज करते हैं मटेरियल को। जबकि गामा पार्टिकल्स की आयनाइजेशन प्रॉपर्टी या आयनाइजिंग पावर को अगर देखा जाए तो 0% है। जिस भी मटेरियल में से पास करेंगे बगैर अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज किए ये निकल जाएंगे, उसमें से किसी किस्म की आयनाइजेशन नहीं प्रोड्यूस करेंगे, ये मटेरियल में से पास कर जाते हैं ऐसे, तो 0% इनकी आयनाइजिंग पावर होती है, ठीक है बेटा। लास्ट वन इनकी प्रॉपर्टी इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन पार्टिकल्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का असर होता है, कौन कौन से पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं और कौन से पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं होते, तो पहले भी बता चुका हूं, जो चार्ज पार्टिकल हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से डिफ्लेक्ट होंगे, जबकि जो पार्टिकल चार्ज नहीं रखते जैसा कि गामा पार्टिकल्स है, किसी किस्म का चार्ज नहीं है, ये डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अल्फा पार्टिकल्स को भी डिफ्लेक्ट करती है, बीटा पार्टिकल्स को भी डिफ्लेक्ट करती हैं, लेकिन किसी किस्म की डिफ्लेक्शन गामा पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जाहिर नहीं करते। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी बेटा जो हमने डिस्कस करनी थी इन पार्टिकल से मुताल्लिक।
जो बहुत ही अहम है हमारे बोर्ड्स के अंदर और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर आ चुकी हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कि अल्फ़ा डीके है क्या, बीटा डीके क्या है, फिर गैमा डीके क्या है, पेरेंट न्यूक्लियाई किस तरह से होंगे, पेरेंट न्यूक्लियाई के अंदर क्या चेंज होगी और फिर डॉटर न्यूक्लियाई हमारे पास क्या होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।